हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार सबका वापस से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे द बैक बेंचर्स। ओके, सो बैक बेंचर्स आप रेडी हो? उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि बहुत ही प्राउड मूवमेंट या बहुत अच्छी खुशी वाला फीलिंग है, क्योंकि अगर जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र-छात्राएँ मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं और अगर उनको पता होगा कि इस टाइम हमने जो ईवीएस की जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सिलेबस सबसे फर्स्ट डिस्कस किया, तो उसमें हमारे 2 मॉड्यूल जिसमें कि हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सो येस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिसने ये 7 चैप्टर पूरे के पूरे देखे। आई होप उसके जो भी बेसिक्स हैं या फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी उसको पहले ईवीएस में पढ़ने की जो भी डाउट नहीं थे उसको उसके पूरे हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है, कमेंट पे आप कभी भी कर सकते हो। मैं हमेशा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज चलो अपने सफर की ओर बिल्कुल चलें। अभी हमारा सफर थोड़ा सा बड़ा लंबा है। ओके, सो आज हमने अपने 2 मॉड्यूल खत्म कर लिए हैं और आज हमारा थर्ड मॉड्यूल की स्टार्टिंग है, थर्ड ब्लॉक की स्टार्टिंग है। ओके, सो पिछले चैप्टर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज देखे थे, सॉरी एनर्जी रिसोर्सेज देखे थे। ओके, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ देखा था। उसके बाद उससे पहले वाले चैप्टर हमने बायोडाइवर्सिटी देखी थी। ओके, मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड होता है। सो आज हम उस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखे थे। बायोडाइवर्सिटी के जो जोन्स देखे थे, ठीक है, 10 के 10 जोन्स देखे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखी थी। ओके, थोड़ी बहुत ही और वगैरह और बायो के हॉटस्पॉट देखे थे और बताया पड़ा था कि इंडिया के किस तरह से एक मेगा डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। और हमने देखा था ये, आई होप कि आपको याद होगा कि वर्ल्ड में पूरे 34 जोन्स हैं, जिसमें कि 4 इंडिया में है। और वो 4 इंडिया में कौन कौन सी जगह पर हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। देखते हैं कि कोई आप कितने सीरियस तरीके से यहाँ वीडियोस देख रहे हो। ओके, सो अपना वीडियो अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आप वीडियो देखते हो तो आपका ये फर्ज बनता है। मैं आप सबको जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सीरियसली देखें और पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करते रहें, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ओके, सो ज़्यादा होना करते हुए आज अपने 8th टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। अच्छा, उसमें इसमें चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी है जो ऑब्वियसली हमने पढ़ा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी होता है विभिन्नता, ठीक है। इसमें इसमें पढ़ेंगे जो बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग प्रकार की जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओके, उनको क्या खतरा है, थ्रेट मतलब खतरा, ठीक है, और कंजर्वेशन उनकी किस तरह से हम उनको बचा सकते हैं, किस तरह से उनको कंजर्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उससे लाइफ साइकिल चलता रहता है। सो एज वेल हमेशा की तरह सबसे फर्स्ट हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पूरे सब्जेक्ट का जो हमारा जो चैप्टर है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होने वाला है, हम उसको किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन हमारा बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कभी भी आप कोई भी लाइफ में कोई भी आंसर लिखने को, कोई पेपर लिखने को, थ्योरी आर्टिकल, नॉट मल्टीपल चॉइस, बट उसका आप क्या कर सकते हो कि आप हर एक क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो। अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना हो, या फिर ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखना हो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखना हो, एनवायरनमेंट के बारे में लिखना हो, इकोलॉजी के बारे में लिखना हो, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है और आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसका भी एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है कि इससे ये पता लग जाता है कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसमें क्या क्या आएगा, और इससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ने में। ओके, सो इंट्रोडक्शन हमारा सबसे फर्स्ट लेवल पे होता है, हमेशा की तरह होगा, आज भी होगा। उसके बाद सेकंड पे हम पढ़ेंगे काजेज की, बायोडाइवर्सिटी की काजेज क्या हैं, जो उसके लॉस के, बट बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कॉजेज क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ओके, जैसे कि हम जान सकते हैं कि ऑब्वियसली जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ हैं वो दो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट के, बट इन दोनों के बीच क्या कन्फ्लिक्ट से क्या इंट्रैक्शन होता रहता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है एनिमल से, बट आज के टाइम पे जो ह्यूमन है वो ज़्यादा डोमिनेट हो चुका है एनिमल के कंपेरिजन में। बट हम देखेंगे और हमने देखते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन है उसने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पर प्रभाव बना दिया है कि कहीं ना कहीं उससे जो वाइल्ड लाइफ है वो इफेक्ट होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हो रही है वो वगैरह। ओके, जिसमें हम सेलेक्टिव यूज डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीशीज के मतलब हम एक पर्टिकुलर जो प्रजाति की ही डोमेस्टिकेशन करते हैं, मतलब पालन पोषण करते हैं। लाइक अगर गाय हो गई, गाय इज हम तक काउ इज एनिमल बट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, बट इसके कंपेरिजन हम दूसरे एनिमल्स को क्यों नहीं डोमेस्टिकेट करते हैं, राइट? ये भी हमारा फर्ज होना चाहिए। ओके, और अगर हम दूसरे एनिमल्स को नहीं करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी पढ़ेंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि हम जब पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उससे सोइल की फर्टिलिटी खत्म होती है और भी इसके इन्वायरमेंटल रीजन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद पोजिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजिकल इन्वेजन पढ़ेंगे, नीड ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, क्या जरूरत है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने की। उसके बाद कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यू एंड एक्सिट्यू कंजर्वेशन, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये 101% गारंटी लगा लो अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आए तो पक्का यहाँ से आएगा इंस्टीट्यू एंड सेकंड थिंग इज, और सेकंड नंबर पे ये और इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिजर्व। यही देखिए यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन एक्चुअली पूछ लेते हैं कि कौन सा नेचुरल रिजर्व कहाँ पर है, ये पूछते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे तीन मुझे जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो पेस्टिसाइड्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा लास्ट पे, नेचुरल रिसोर्स में सीड बैंक। सीड बैंक तो मतलब आपको मतलब किसी तरह से भी याद करके ही जाना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मैंने असाइनमेंट भी दिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, आपको पता है मैं आपके लिए हमेशा देखता रहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाते हो शॉर्ट्स में तो वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, आपको ईवीएस के देखने को मिल सकते हैं, राइट? तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है।
ओवरऑल अगर नहीं आता, ऑब्वियसली हर एक चीज़ हमारी जानकारी के लिए या हमारी नॉलेज के लिए है। हमने देखा जिस तरह से जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा जाता है अपने लिए, ह्यूमनिटी के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन जो किस तरह से जो अपने कंटिन्यूस हरकतों की वजह से, अगर आप बोल सकते हो इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से किस तरह से नेचर को इफेक्ट करता जा रहा है। ओके, सो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में, अब गवर्नमेंट हम सबको इतना सारा लंबा सिलेबस क्यों देती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों बढ़ाती है, ताकि हम जो है इन चीज़ों को पढ़ें और हम इन चीज़ों से कुछ सीखें और अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। ठीक है, सो हम सबका फर्ज बनता है इन सब चीज़ों को सीखें और कुछ ना कुछ अपने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा करें। ओके, सो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, since 3.5 billion year ago when life began, around 500 million kinds of plants, animals and microorganisms have made earth their home. जब हम बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, सो जो अर्थ है वो 3.5 बिलियन ईयर अगो। ओके, आप सोचें तो 3 पॉइंट नॉट मिलियन, इधर 3.5 बिलियन। सोच सकते हो आप कितनी ज़्यादा अर्थ की जो है ये जो कितनी ज़्यादा पुरानी है, मतलब अर्थ की जो आप बोल सकते हो कितनी ज़्यादा पहले से जो है लाइफ अर्थ पे कितने ज़्यादा पहले से मतलब बनी हुई है। 3.5 बिलियन ईयर। आप तो ये देखो, आप कहीं भी जब अर्थ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप ये लाइन डाल सकते हो। ओके, अबाउट 500 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैव मेड ऑन अर्थ। ओके, उस टाइम पे 500 मिलियंस जो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने अर्थ को अपना एज अ होम, एज हैबिटेट बनाया था। क्यों? मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा स्पीशीज, इतनी ज़्यादा वैराइटीज, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ इनकी क्या बोलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की होती थी। ओके, अर्थ पे UN Convention on Biological Diversity says there are some 13 million species still living on Earth, on which 1.7 million species have been identified and described. So देख सकते हो आप क्या हालत है भाई साहब हमारी, क्या हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। मैं इस तरह से इसके लिए पूरी टोटली ह्यूमन को ही जो गलत नहीं ठहराता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता हूँ, बट आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो बदलती जा रही है टाइम के साथ। एक टाइम था जब यहाँ पर हमने देखो सामने पढ़ा, मैं अपनी तरह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने से नहीं लगा रहा हूँ, जो कि बुक से ही पढ़े। हम 500 मिलियन स्पीशीज पहले पाई जाती है, लेकिन आज के टाइम पे कितनी है? सिर्फ 13 मिलियन। उसमें भी सिर्फ 1.7 को मिलियन स्पीशीज को आज तक जाना गया, उनके बारे में जाना गया, उनके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, बाकी जो कि रिमेनिंग है उनके बारे में अभी भी नहीं पता है। ओके, सो 500 मिलियन से लेकिन 13 मिलियन तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ी फेलियर है आप बोल सकते हो, या फिर क्या इस तरह से रीजंस रहे हैं उनको हमको उनके बारे में जानना चाहिए। ओके, few species naturally become extinct over time, and it is believed that during certain periods of geological टाइम great number of species have been lost relatively quick on the scale of 1000 year of ago। अगर बात करें हम तो कुछ ही समय पीरियड के बाद अपने आप नहीं बोल सकते, आप कुछ रीजन ऐसे ही रहे होंगे जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, वो खत्म होने लगी, मतलब उनकी आगे वाली जो स्पीशीज है वही भी खत्म होने लगी। ओके, उनमें से हमको एक एग्जांपल देखने को मिलती है, किसकी देखने को मिलती है? डायनासोर्स की, राइट। हमको पता है कि सबसे फर्स्ट डायनासोर होते थे, मेरे डायग्राम बहुत ज़्यादा गलत बन गई है। ओके, सो डायनासोर्स जो होते थे, हमको पता था कि सबसे फर्स्ट कितने ज़्यादा बड़े, लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं नॉट एंडेंजर्ड बट कि एक्सटेंट खत्म ही हो गए हैं, टोटली खत्म हो गए हैं। ड्रैगन्स की बात करें तो वो ड्रैगन्स जो है वो खत्म हो गए हैं, और भी जो कि बड़ी ज़्यादा स्पीशीज जो आज के टाइम पे खत्म हो गई हैं। ओके, तो टाइम पीरियड के साथ साथ ये जो स्पीशीज है कहीं ना कहीं जो एक सर्टनली जो है वो एक्सटेंट होना स्टार्ट होगी। Growing human population leading to overexploitation by biotic resources and habitat destruction is responsible for today's exceptional high extinction rates. Many scientists consider this as sixth extinct episode। देखो, जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने 5 एक्सटेंट एपिसोड बताए थे, ठीक है, मासिस के, उसमें जब वो तो उस टाइम का था, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, जैसे जैसे ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, उसी तरह से ऑब्वियसली जो बायोटिक इन स्पीशीज़ पे इफेक्ट पड़ने लगा। ओके, और ये कहीं ना कहीं इनकी कमी आने लगी, कहीं मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो गई टाइम के साथ। ओके, और जिस तरह से जब ह्यूमन का पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ा इन पे, तो साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला, साइंटिस्ट ने इसको 6th एक्सटिंक्ट एपिसोड कहा गया है। ओके, ओके, सो हम बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज क्या कहते हैं? द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड लैंड यूज चेंजेस, चेंजिंग लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, चेंजिंग क्लाइमेट, बायोलॉजिकल इन्वेजन एंड नाइट्रोजन डिपोजिशन। द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस और मैनी एंड वेरिड एंड ऑफन इंटररिलेटेड। ओके, सो जो हमारी लैंड में चेंजेस आ रही है, ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेरिक लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसी की वजह से CO2 जो है एटमॉस्फेरिक लेवल में वो चेंज हो रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। ओके, सुबह उसी की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंज भी इसमें अपना रोल निभाती है, बायोलॉजिकल इन्वेजन, नाइट्रोजन डिपोजिशन भी, ये सारे काजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ओके, जब आप बायोडाइवर्सिटी लॉस के काजेज पूछे जाए तो आप इंट्रोडक्शन में इतना ही लिख सकते हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट है हैबिटेट लॉस। आप पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस क्या होता है? हैबिटेट रेफर्स टू एन एरिया वेयर स्पीशीज सीक फूड, गेट शेल्टर एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है। ओके, सो हैबिटेट एक ऐसी पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो स्पीशीज़ होते हैं, ओके, जहाँ पर जो पर्टिकुलर जानवर होते हैं उनको वहाँ पर खाना मिलता है, ठीक है, फूड मिलता है, वहाँ पर शेल्टर मिलता है, ठीक है, वहाँ उनका घर बोल सकते हो। जैसे पर्टिकुलर बर्ड की बात करो तो एक हैबिटेट उसके लिए क्या हो गया? हैबिटेट उसके लिए एक पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़, क्योंकि उस पेड़ पे उसको वहीं से खाना भी मिल रहा है, ठीक है, वहीं पर उसका घोंसला है, शेल्टर भी है, और वो वहीं पर ऑब्वियसली उसके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम
और वहीं पर वो अपने जो आगे आने वाले वंश उसके जो आगे आने वाली वेराइटी जो उसकी जो आने वाले उसके आने वाले जो सक्सेसर हैं हमारा आके जो आगे वो रिप्रोड्यूस करेगा उधर तो जो दूसरी चिड़िया वगैरह जो उसके मतलब बच्चे हैं उस चिड़िया के, सो वो भी वहीं वहीं पर रहेंगे। ओके, सो ये उसके लिए हैबिटेट हो गया, मतलब घर हो गया। ठीक है, जहाँ पर ऑब्वियसली हैबिटेट की सिंपल डेफिनेशन होगी, ये हैबिटेट की सिंपल डेफिनेशन कैसे होगी, एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है, ठीक है, वहीं पर वो रिप्रोड्यूस करता है और वहाँ पर उसको शेल्टर मिलता है। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है एक हैबिटेट। The greatest threat to wild plant and animal species is due to destruction or alteration of their habitat. If an animal's habitat is destroyed or disrupted, it must adapt to the new changes, move elsewhere, or die. When it is forced out of its territory, and if it defines a suitable habitat, there is possibility that the habitat is already in use. Consequently, it must compete with the local population of the same species as well as other animals. The other option is that it must migrate to migration to a marginal habitat where it may succumb to predation, starvation, or disease. Some organisms such as pigeon, house sparrow, rodents like rats and mike and deer flourished in the modified habitats provided by human activities, but many of others do not. Okay, so यहाँ पर हैबिटेट की बात कर रही है, अगर एक किसी अगर आप पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो हैबिटेट अगर आप उससे छीन लेते हो, ओके, अगर इस पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई स्पीशीज रह रही है, आपने आया यहाँ पर कोई एक ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, यहाँ पर मशीन्स वगैरह लगना स्टार्ट हो गई, लाइक बुलडोजर्स वगैरह, यहाँ पर जेसीबीज वगैरह लगना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर इसको एरिया को प्लेन करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर जो अगर कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि जैसे कि आप बात कर लो हिरन है, ठीक है, या फिर पिजन है, चलो वो तो यहाँ वहाँ चले जाएंगे। जो ह्यूमन मॉडिफाइड है कहीं ना कहीं वो लोगों के घरों उसमें भी अपने घोंसले बना सकते हैं, लेकिन जैसे जो हिरन आ गए, ठीक है, जो शेर वगैरह के जो प्रेडेटर्स हैं, ओके, जो ईगल्स हैं, जो यहाँ की जो दूसरी चिड़ियाँ हैं जो कहीं और नहीं रह सकती, ठीक है, वो अब वो कहीं और क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि उसके कुछ रीजन है। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो जो ये यहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ के जो स्पीशीज अगर वो कहीं और जाके माइग्रेट होते हैं, सो फर्स्ट नंबर पर ये भी हो सकता है कि वो जहाँ पर दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं वहाँ पर दूसरे स्पीशीज भी पहले से हुए होंगे, सो एरिया फुल होगा। तो ऐसा नहीं है, जब आपको पता है कि जब दूसरे स्पीशीज आते हैं किसी और की जगह पर तो वहाँ पर उनके बीच फाइट होती है, और क्योंकि उनके बीच कहीं ना कहीं ज़्यादा यूनिटी नहीं देखने को मिलती है, इसलिए कोई भी दूसरा चाहे वो उसकी सेम स्पीशीज़ क्यों नहीं आके, चाहे एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के घोंसले में क्यों ना माइग्रेट करनी हो, लेकिन वो उसको नहीं करने देती है। ठीक है, सो उनको अपने जो जिनकी यहाँ से जगह छुड़वाई गई है, मतलब जिनको यहाँ से माइग्रेट किया गया है, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं बहुत ज़्यादा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर यहाँ से दूसरी जगह पे किसी और जगह पे माइग्रेट हुई तो वहाँ का जो टेम्परेचर है या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको सूट ना करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसी जगह पे चले जाएँ यहाँ से जहाँ की बहुत ज़्यादा प्रेडिएटर्स में हो मिले इनको, इनकी जान को खतरा हो, ओके, या फिर इनको डिजीजेस लग जाएंगे क्योंकि उनको पर्टिकुलर उनका वो वाला हैबिटेट नहीं मिला, ओके से। सो ये सारी कंडीशन है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट लॉस होता है, अगर आपने किसी भी हैबिटेट स्पीशीज़ का जो उसका जो पर्टिकुलर हैबिटेट उसका जो घर है वो तोड़ दिया, तो उसको मतलब इन सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। सो उससे क्या होगा, लास्ट में उससे स्पीशीज़ जो है वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, सो ये फर्स्ट ये रीज़न होता है हैबिटेट लॉस का। Some habitats are more vulnerable to species extinctions. These are called fragile habitats. Coral reefs, oceanic iceland, and mountain tops are important fragile habitats. ठीक है, ओके, सो किन किन कारणों से आज के टाइम पे जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, देखते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड टुडे मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड बियर्स रिस्पांसिबल फॉर मच ऑफ स्पीशीज आर लॉस्ट वर्ल्ड वाइड। सो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो आज के टाइम पे जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो चुकी है ह्यूमन की, कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो इस पर दर्शाई गई है, यहाँ पर सामने दिख रही है। क्योंकि जो है जैसे जैसे आप हैबिटेट को जो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का हो गया, ऑब्वियसली उस हैबिटेट को तोड़ोगे तो उस स्पीशीज़ के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो स्पीशीज़ कहीं अगर जो इंपॉर्टेंट हमने पहले पढ़ा है चेन, ठीक है, चेन साइकिल्स पढ़ी हमने, जो अगर उसमें से अगर निकल जाएंगे तो अगर आप देखो तो एक चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेन ही है, हमने देखा कि किस तरह से ग्रास से जर्नी स्टार्ट होती है। अगर एक चेन का कोई भी टुकड़ा टूट जाएगा तो क्या होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है पूरे एनवायरनमेंट पे। ओके, सो अगर आप ऐसे ही हैबिटेट लॉस करोगे, कोई जो स्पीशीज है वो अगर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होगी तो उससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, हम देखते हैं रीज़न क्या क्या है हैबिटेट लॉस के, क्या क्या रीजन हो रहे हैं। फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर लैंड यूज़, ओबियसली जो हम लैंड के लिए ओबियसली क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए हमको जो फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, और जो फॉरेस्ट लैंड उसको प्लेन करने के चक्कर में जो फॉरेस्ट काट रहे हैं। ओके, उसके लिए जैसे जैसे पेड़ गिरेंगे वो वैसे वैसे जो जंगल है वो खत्म होता जाएगा, और जो स्पीशीज उसके जो हैबिटेट है वो खत्म होता जाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल लॉगिंग ऑफ स्मॉल स्केल पैसिव एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टिवेशन अलोन इज बिलीव्ड टू बी रिस्पांसिबल 70% ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अफ्रीका, 50% ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन एशिया एंड 35% ऑफ लॉस इन अमेरिका। देखो जो अकेली जो डिफॉरेस्टेशन है ना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन और ये देखिए ऑब्वियसली आप फर्स्ट जगह एक टाइम पे यहाँ पर रहते हो, फिर यहाँ से यहाँ कल्टिवेशन करते हो, यहाँ से यहाँ माइग्रेट होते हो, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह पर होगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो करोगे, लेकिन अगर आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो ऑब्वियसली हर जगह तबाही मच रही है ना। ऑब्वियसली पहले भी यहाँ रहे, फिर यहाँ से जाके यहाँ का आपने जो इन्वायरमेंट है वो खराब किया, आपने यहाँ के जो पेड़, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ किए, यहाँ के जो पेड़ वगैरह जो मिट्टी वगैरह यूज़ की उसको काट के खत्म किया। फिर अगर आप जब यहाँ के खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ आगे, फिर यहाँ से खत्म होगा, फिर यहाँ आगे, फिर यहाँ से खत्म होगा, फिर यहाँ आगे, ऑब्वियसली सो इससे जो रिसोर्सेज पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, सो
जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है सिर्फ उसकी वजह से, अकेली शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से 70% जो है बायो डिफॉरेस्टेशन हो रही है अफ्रीका में। ओके, उसके बाद 50% जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है एशिया में, किसकी वजह से हो रही है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। 35% जो फॉरेस्ट की कमी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? अमेरिका में। तो देख सकते हो कि किस तरह से हालत चल रही है। और क्या क्या रीजंस हैं हैबिटेट लॉस के, क्या क्या कारण है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव साइट्स ऑफ फॉर एक्वाकल्चर, ठीक है। जो मैंग्रोव साइट्स हैं उस एक्वाकल्चर के लिए जो मैंग्रोव साइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन करना। ओके, माइनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल्स, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो कोरल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइवर्सिटी के लिए, लेकिन उनकी जो बात करें तो माइनिंग की जाती है। ओके, उनको बेसिकली खत्म कर दिया जाता है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स एंड लैंड यूजेज, मैंने आपको पहले बताया कि वेटलैंड्स कितने ज़्यादा, हमने पहले पढ़ा कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक वाटर सिस्टम में, और बहुत ही अच्छी जगह होती है मतलब फर्टाइल वेलैंड, लेकिन उसको आप लैंड यूज़ के लिए बना देते हो। अब जो पहले से वेटलैंड है जो कि अपना एक इन्वायरमेंट में रोल प्ले कर, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करके लैंड यूज़ बना दोगे, सो वो उसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ओवर एक्सटेंशन ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड, अब मैंने आपको बताया कि हर चीज़ चाहे, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप इन्वायरमेंट के नेचुरल रिसोर्स यूज़ करने बंद कर दो, लेकिन आप हर चीज़ को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अब आप ओवर एक्सटेंशन मतलब हद से ज़्यादा टिम्बर यूज़ करने चलोगे, फ्यूल वुड को यूज़ करते जाओगे, तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जाएंगे, और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमन इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। हम बात करें जब जंगल में आग लग जाती है, ओके, जंगल में आग लगने का भी कारण है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीशीज, उनके घर तबाह हो जाते हैं। क्योंकि डेमनिंग ऑफ रिवर्स, सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़। पॉल्यूशन आल्सो डिस्टर्ब्स नेचुरल हैबिटेट कंसिडरेबली है। देखो इंसानों तो पड़ ही पड़ रहा है, लेकिन अब जो पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा वेस्ट, जो पोल्यूशन के इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं उसका भी इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है कि वो एक्वाटिक हैबिटेट पे भी पड़ना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली इवन की नेचुरल जो इन्वायरमेंट जो स्पीशीज़ हैं उन पर भी पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो ये कुछ रीज़न है हैबिटेट लॉस के। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का क्या कन्फ्लिक्ट है, उनके बीच क्या इंटरेक्शन और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, देखते हैं। पीपल यूज सम प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एट ग्रेटर रेट देन द स्पीशीज कैन रिप्लेस देमसेल्फ। ओके, सो ऑब्वियसली ह्यूमन की अब एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बन चुका है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो उसके लिए लाभदायक है, जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, उसके लिए जो उसको सर्वाइवल को ज़्यादा अच्छा बना रही है, उसको लाइफ स्टाइल को और अच्छा बना रही है, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। Nine of world's major ocean fisheries are declining because of too much fishing as well as water pollution and habitat destruction, ठीक है। सो जो ह्यूमन की ऑब्वियसली एक्टिविटीज, आप इसको तो मना नहीं कर सकते हो, जो ह्यूमन की ऑब्वियसली जो एक्टिविटीज़ है, वो जो ह्यूमन की जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो केयरलेसनेस है, ओके, उसकी वजह से जो वो वेस्ट फैला रहा है ऑब्वियसली ओशंस में, जो वाटर पोल्यूशन उसको फैला रहा है, उसके साथ साथ जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है स्पीशीज़ का, जैसे हमने भी पहले भी पढ़ा, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड के 9 जो बड़े सबसे बड़े जो फिशरीज़ ओशंस थे वो अभी खत्म हो गए हैं, फिशरीज़ वहाँ पे डिक्लाइन हो गई है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो ह्यूमन का है वो इफेक्ट इन पे पड़ता जा रहा है लगातार, उसकी वजह से ये कम होते जा रहे हैं। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज, आई होप ये जो टॉपिक है आपको सबको पता हो, क्योंकि मतलब एक ह्यूमन की जो पैटर्न है वो सिलेक्टिव यूज़ करता है, मतलब एक पर्टिकुलर ही स्पीशीज़ को अपने हर डे टू डे लाइफ के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है। देखते हैं, अभी हम देखते हैं कौन कौन से सिलेक्टिव स्पीशीज़ हैं। Selective destruction of one species of an existing fauna can produce equal unfortunate result. The perfect demonstration of unexpected consequences of such selective destruction can be explained to you by the example of passenger pigeon. The passenger pigeon was probably most abundant bird on the earth as recently the middle of 19th century. Their flocks darkened the sky during the migration, and one such flock alone was 400 kilometers long and had no less than 2 billion birds. So huge was their number at their branches of tree would break under the weight of preaching birds. It took hours for the flocks to pass through the place. They used to be as many of 90 nests per tree throughout a stretch of forest is about 5 kilometer width and 67 kilometer length. In 1871, an estimated 136 million passenger pigeons nested in 2,200 square kilometer area of central Wisconsin, USA. An immense tonnage of droppings fertilized the forest where passenger pigeons roosted. Today, there is not even a single passenger bird on the earth. You must be wondering why this explanation occurred. This happened because million of passenger pigeons were killed for food every year. देखो सो सैड की कैसी, इस पर आपको मैं क्या ही बता सकता हूँ। अगर बात करें हम फर्स्ट जब 90s की, जब आपने बड़ी ज़्यादा पुरानी पुरानी मूवीज़ में भी देखेंगे, जिसमें जो कुछ चिड़िया जो पक्षी थे, राइट, जो कबूतर थे, वो संदेशा लेके जाते थे, राइट। बट जिस तरह से सोसाइटी बढ़ी, जिस तरह से टाइम बढ़ा, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती गई है। लेकिन अब जब हम बात करो पहले की, तो वो इतने ज़्यादा तादाद में होते थे कि लाइक पूरे जब वो माइग्रेशन करते थे पूरा आसमान में वही दिखाई देते थे, पूरा आसमान काला 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 जो था, क्योंकि हर जगह वही होते थे।
ओके। और इसमें हमको ये क्या बताया गया है कि जब भी जो पैसेंजर उनको पैसेंजर पिजन बोलते थे, क्यों? क्योंकि मतलब वो चिट्ठियाँ ले जाते थे। लगा अगर आपने फर्स्ट कोई मूवीज़ होगी तो कुछ ऐसे जो चिड़िया थी वो चिट्ठियाँ ले जाते थे लोगों की, बड़े-बड़े राजाओं महाराजाओं की भी ले उन टाइम पे। सो ओके, सो एक पेड़ पे कम से कम 90 उनके जो घोंसले होते थे। ओके। और हमने देखा ये कि 5 किलोमीटर की विड्थ में वो ओके, सो 5 किलोमीटर विड्थ और 67 किलोमीटर की लेंथ, इतने लंबे एरिया स्ट्रेच एरिया में वो उनका एरिया होता था। ठीक है, फर्स्ट लेवल इतने। लेकिन आज के टाइम पे हम बात करें तो आज के टाइम पे बिल्कुल आपको एक भी ऐसा बर्ड वो पिजन बर्ड नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो ह्यूमन है उसने उसको अपने जो फूड सर्वाइवल के लिए उसको यूज़ कर दिया। ओके। ओके, सो ये था डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलेक्टिव स्पीशीज़। अब हम करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीशीज़। ह्यूमन ने ना कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को सिर्फ डिस्ट्रॉय किया, बल्कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ही डोमेस्टिकेट भी किया। ओके, पालना, डोमेस्टिकेट का मतलब होता है कि अपने घर का पालतू। ओके, घरेलू। ओके, ह्यूमन हैव टेकन केयर ऑफ लिविंग बीइंग्स विच आर यूजफुल फॉर देम through extensive breeding programs to derive maximum benefit of their products. During this process, the species have lost certain useful characters so much so that these forms cannot survive on their own in nature. A very good example is called, which is pampered so much by human that if it is left on its own, it cannot survive. ओके, सो ह्यूमंस ने ना उन स्पीशीज़, उन कुछ ऐसी स्पीशीज़ है उनकी देखभाल स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उनको मतलब कहीं न कहीं अपने एडिक्ट कर दिया। जैसे कि आप बात करो एक पर्टिकुलर तोता ही है, ठीक है? सो कुछ अब आज के टाइम पे कुछ हाइब्रिड, अब उनको हाइब्रिड पैरट्स बोलते हैं, राइट? अब उन आज के टाइम पे उनकी ऐसी कंडीशन है कि अगर आप उनको बाहर छोड़ोगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, सो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने उनको अपना इतना ज़्यादा वेरिएशन करवा के अपने से ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट करवा दिया है। अब ऐसा तो नहीं है, जब शुरुआत के जब ह्यूमन्स ने उनको नहीं डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट नहीं किया था तो ऐसा नहीं था कि वो सर्वाइव नहीं वो कर पाते थे। लेकिन कुछ ऐसा आप एक्टिविटी बोल सकते हो या फिर एक ऐसी वेरिएशन बोल सकते हो, ठीक है? कि जिस तरह से जो सारे जो भी स्पीशीज़ हैं, मैंने आपको ऐसे तोते की एग्जांपल दी, वो ह्यूमन पे डिपेंड हो गई। और अगर ह्यूमन उनको बाहर छोड़ दें तो अपने आप से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके। Today, human has a large herds of domestic animals. These animals can also play a significant part in the reduction of animal population by overgrazing the land, thus destroying the vegetation on which both they and the wildlife animals depend. The native wildlife of a particular area is capable of utilizing the native plants much more efficiently than introduction of domestic cattle is thus much less likely to convert fertile areas into desert. So यहाँ पर बताइए कि अब ह्यूमन के पास जो बेसिक एनिमल है, जो भी उसके पास जो भी स्पीशीज़ हैं, आप एक बात कर लो, गाय की बात कर लो या फिर एक भेड़ की बात, अब वो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? उस एरिया में अगर ह्यूमन के पास जो वगैरह स्पीशीज वगैरह है वो यहाँ पर आके ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, ठीक है? सो अब ऑब्वियसली आपको पता है ह्यूमन जो है डोमिनेट है इस इन्वायरमेंट। तो वो क्या करेगा, ह्यूमन करेगा यहाँ से यहाँ पर अपने जो उसके पास जो स्पीशीज है उनको चराएगा। इसका जो घास है वो स्पीशीज खाएंगे जो ह्यूमन के पास, राइट? लेकिन जो वाइल्ड लाइफ के हैं, जो एनिमल्स, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन है वो इसका ऑब्वियसली इस ग्रेजिंग एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेगा कि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो ये खाएं, वाइल्ड एनिमल्स वो यूज़ करें। क्यों? अब इस पर्टिकुलर एरिया पर तो सबका हक है ना। बट जिस तरह से ह्यूमन इसको प्रोटेक्ट करेगा, वो ह्यूमन ये चाहेगा कि जो उसके पास पर्टिकुलर स्पीशीज है वही इसको इस पर्टिकुलर एरिया से घास खाएं। तो बट वो दूसरे कहाँ जाएंगे, जिससे उन पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो वो वैसे उन पर इफेक्ट पड़ेगा, वो एक्सटेंड हो जाएंगे कहीं ना कहीं। उनको ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से यहाँ पे उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएंगे। तो दूसरे लोगों दूसरे जगह के स्पीशीज उनको रहने नहीं देंगे। अगर दूसरी जगह के स्पीशीज नहीं रहने देंगे तो वहाँ से कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे, और कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे तो प्रेडिएटर के हाथ लग के मर जाएंगे। ओके, सो सेलेक्टिव यूज इस तरह से जो है वो एक किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की डिस्ट्रक्शन के लिए यूज मिल सकती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स हार्म्स इंसेक्ट pollinators including managed honeybee populations, which can in turn reduce crop yields. Runoff spreading into river, lake and coastal environment can produce negative impact on entire aquatic ecosystems. ओके, सो हम कुछ ऐसे पेस्टिसाइड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप का एक ऐसे केमिकल या फिर एक ऐसी चीज़ को यूज़ करना। एक ऐसे पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं उसको यूज़ करके मतलब आप जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो उनको खत्म कर देते हो। बट अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉलिनेटर्स हैं, उनको इवन की जो हनी बी हैं उनके पॉपुलेशन तक भी इफेक्ट पड़ती है, उनको इफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं उनके जो स्पीशीज उस पर इफेक्ट पड़ता है, और उससे क्या होता है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एंटायर एक्वाटिक इकोसिस्टम पे पेस्टिसाइड यूज़ करने से। सो कोशिश करें कि कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करें। ओके, सो जो कई सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैन कर दिए हैं, लेकिन जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि उनको डेवलप तो करना ही, अब ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड्स है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेस्टिसाइड है वो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। उससे क्या होता है, उससे जो है कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बट उस टाइम की ही पर्टिकुलर टाइम की प्रोडक्शन जो अगले टाइम जो है वो मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं उसको यूज़ करते हैं। बट अगर बात करो तो यूएसए की, तो यूएसए में ये बैन है, ये वाले पेस्टिसाइड्स बैन है। बट अगर बात करो डेवलपिंग कंट्रीज को तो वैसे डेवलप होना ही है, उसके लिए उनको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इसलिए वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। सो कौन कौन से पेस्टिसाइड है? DDT, DEE, PCB। ओके, सो ये तीनों के तीनों पेस्टिसाइड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। दीज सब्सटेंस मिमिक ऑफ इंटरफेरेंस एंड नॉर्मल These substances mimic or interfere with normal hormones in living organisms। ठीक है, सो ये नॉर्मल हार्मोन्स जो होते हैं, वैसे एक इंसान का जो दिमाग से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल हार्मोन्स है उसके साथ इंटरफेयर कर देते हैं। ओके, और उसको चेंज कर देते हैं।
एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है। सस्टेनेबल एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट दैट पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू मिजरेबल चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट, थ्रेटनिंग लाइफ बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज oil, natural gas and coal, and by burning trees we have dramatically increased the amount of CO2 in the atmosphere. While scientists do not know the exact effect of increase in CO2, they predict that it will lead to the higher over higher overall global temperature increase in sea levels and changes in climate patterns. Okay, so scientist ने जो है वो उन्होंने बताया है कि जो CO2 है उससे क्या होता है, उससे जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली हाई होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियाँ जो है ज़्यादा चलने लगी, नदी में ज़्यादा पानी चलेगा, नदी में ज़्यादा पानी चलेगा तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं इंक्रीज़ में सी लेवल में इंक्रीज़ होगी, मतलब जो पानी है वो ऊपर आएगा। ओके, सो ये रीज़न है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और ह्यूमन जो है आपको पता ही है कि जो ह्यूमन है वो CO2 इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं? CO2। ओके, हम सांस लेते हैं, राइट, हम जब सांस छोड़ते हैं वो CO2 होती है। सो जब जैसे जैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इतने ज़्यादा जब सभी लोग जो है CO2 इमिट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो भी सब सारी CO2 नहीं ले पाते हैं, बट फिर वो सारी CO2 जब इतने ज़्यादा वास्ट लेवल पर बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। ओके, क्योंकि ग्लेशियर पिघलाएगी तो जो नदी में जो पानी है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी पानी की ज़्यादा क्वांटिटी आएगी तो बाढ़ आ जाएंगी, उसकी ज़्यादा बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लैंडस्लाइड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर बाढ़ आ गई तो उससे क्या होगा, वैसे सी लेवल बढ़ जाएगा। ओके, पानी ऊपर तक लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आई होप बहुत अच्छे तरह से अभी तक हमने सारे इनके आंसर हमको बताऊंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या होता है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ? पढ़ते हैं। द हंटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेसिव नंबर ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीशीज इन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू डेंजरस रिडक्शन इन द नंबर्स। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ हंटिंग। ठीक है, सो पोचिंग मतलब हंटिंग, कहीं ना कहीं शिकार करना अपने जानवरों का। 3 टाइप के लिए जो जानवर हैं जो स्पीशीज उनका शिकार किया जाता है। देखो सबसे फर्स्ट है, आजकल के टाइम शिकार करना बैन हो गया है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत बात है अपने आप शिकार का किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का पर्टिकुलर स्पीशीज का शिकार करते हो। ठीक है, क्या क्या 3 रीजंस बताए हुए हैं हमको यहाँ पर जिसकी वजह से आप हंटिंग की जाती है इनकी। ओके, सो फर्स्ट है कमर्शियल हंटिंग। ओके, सेकंड है सब्सटेंसिव और थर्ड है स्पोर्ट हंटिंग। सो इन कमर्शियल हंटिंग इन विच द एनिमल्स आर किल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ सेल्स एंड देयर फॉर द फूड्स बोन्स एंड अदर पार्ट्स। ओके, सो कमर्शियल हंटिंग क्या होती है, जिसमें कि जो पर्टिकुलर जानवर है ना उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके जो अंग हैं उनको बेचा जाता है, उससे पैसे कमाए जाते हैं। अगर आप बात कर लो हाथी की, तो हाथी की ही बात कर लो तो हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, हाथी के दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, उनके बड़े ज़्यादा कुछ चीज़ें बनती हैं मुझे नहीं पता, बट जो हाथी के जो दांत होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कीमत लगाई थी। अगर आप मूवी देखोगे जंगली, ठीक है, उसमें जो विद्युत जमवाल वाली मूवी है, ओके, उसमें आप देखते थे किस तरह से जो हाथी के दांत है उनको उनकी तस्करी की जाती है। अगर आप ओके, शायद पुष्पा मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें भी किस तरह से जो हाथी के दांत हैं उनकी तस्करी की जाती थे, उसके लिए आप पूरी हाथी को ही मार देते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं कितने ज़्यादा आप बात करें, बहुत ज़्यादा गलत बात है। एक हाथी में 2 दांत होते हैं, राइट। सो अगर 10,000 20,000 दांत भी अगर लड़ोगे तो कितने ज़्यादा अपने हाथी मारे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्रूरता है ये। ओके, इंसानियत नहीं है। सेकंड लेवल पे कौन सी हंटिंग होती है? सबसिस्टेंस हंटिंग। इसमें क्या होता है, द किलिंग ऑफ एनिमल टू प्रोवाइड फूड फॉर सर्वाइवल। ओके, सो ये तो एंशिएंट टाइम वाली बात है, लेकिन आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं हमको देखने को मिलती है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमको हमारे खाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट ऐसा गलत बात है। आज के टाइम पे हम वर्ल्ड आदिवासी नहीं रहे हैं कोई भी कि जो अपने सर्वाइवल के लिए जो नेचुरल लेवल पर शिकार करना पड़े, जिनको जंगलों में घूम के डियर्स या भालुओं का या फिर उनका शिकार करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। सो यहाँ पर सब्सटेंसिव हंटिंग में उन्होंने बताया कि अपने सर्वाइवल के लिए जो जंगल के जानवर उनका शिकार करके खाना खाते हैं, मतलब यस उनके लिए है ये। उसके बाद है स्पोर्ट हंटिंग। स्पोर्ट नाम से समझ गए, द किलिंग ऑफ एनिमल फॉर रिक्रिएशन। ऑल्दो सबसिस्टेंस हंटिंग वाज वंस अ मेजर कॉज फॉर एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीशीज, इट हैज नाउ डिक्लाइंड शार्पली इन द मोस्ट एरिया। स्पोर्ट हंटिंग इज नाउ क्लोजली रेगुलेटेड इन मोस्ट कंट्रीज। स्पीशीज आर एंडेंजर्ड ओनली व्हेन प्रोटेक्टिव रेगुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट और आर नॉट इन्फोर्स्ड। ठीक है, सो जो आपकी स्ट्रिक्ट लॉ है उनकी इन्फोर्समेंट होना जरूरी है इन सबकी कंजर्वेशन के लिए। ओके, सो ये 3 टाइप्स की फिर एक बार विजिट कर लेते हैं। 3 टाइप्स की पोचिंग या फिर इसको आप हंटिंग बोल सकते हो, वो होती है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जो स्पीशीज उनकी उनकी कमी हो रही है, कौन सी है? कमर्शियल हंटिंग जो पैसे के लिए, सबसिस्टेंस हंटिंग सर्वाइवल के लिए, और थर्ड है स्पोर्ट्स हंटिंग। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इन्वेजन। Purposely or accidentally, people often bring non-native species into new areas where the species have few or no natural predators to keep their population in check. These invasive species are also called alien, introduced or exotic species, are considered the most important cause of native biodiversity loss. ठीक है, invasive or alien species are those species which when introduced to new areas cause biological invasion. The range from microbe to mammals. Invasive species also cause economic and environmental. Invasive species can also alter fire cycles, nutrient cycling and hydrology and energy budget in the native ecosystem. The problem of invasive species will rise severely through climate change. ओके, सो अपने एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या पर्टिकुलर एनिमल आपने जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ पर उसका जो इन्वायरमेंट
क्लाइमेट बढ़ रहा है, क्योंकि देखो एक मैंने आपको चेन साइकिल बताइए, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, ठीक है, अब उसका अगर हम बात करें प्रेडेटर्स की, तो हमको अगर जब हम डिस्कवरी देखते हैं, ठीक है, सो उस टाइम आपकी ह्यूमन साइकोलॉजिकल, आप उसको ह्यूमन साइकोलॉजिकल के व्यू से देखते हो, जो कि चलो अच्छी बात है, ये इंसानी की नजर से देखते हो कि जब शेर है वो एक हिरन का शिकार करता है, वो मैक्सिमम लोग वो सीन नहीं देखते, आंख बंद कहते हैं, क्योंकि उनको गलत लगता है, ठीक है, वो ठीक है अपना जगह पर, लेकिन बात करते हैं वो अगर आप बायोलॉजिकली देखो, फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकली देखो, तो वो सही चीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर शेर नहीं होंगे जो तो उसकी वजह से ओबियसली जो हिरन है उनकी जो तादादें बढ़ जाएंगी, उसलिए उससे क्या होगा, उससे ओवरग्रेजिंग होगी, ओवरग्रेजिंग से लैंडस्लाइड, जो वाटर आएगा उससे फ्लड होगा, और देखो इस सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है कि नहीं, है ना। इसीलिए जब आप एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ कहीं एक ऐसे एरिया में जाकर इंट्रोड्यूस कर देते हो जहाँ की वो स्पीशीज़ पहले से पाई नहीं जाती, या फिर उस स्पीशीज़ के लिए प्रेडेटर नहीं है, मतलब उस स्पीशीज़ को वहाँ पे जो उसका इन्वायरमेंट के जो और नेसेसरी कंपोनेंट्स है, वो और जो नेसेसरी, या फिर वो स्पीशीज़ उस जगह पे जाके अब एक स्पीशीज़ को अगर आप ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पर वो पहले नहीं रही है, राइट। अब आप एक खरगोश को ही एक बर्फ़ के इलाके में छोड़ दो, अंटार्कटिका में छोड़ दो, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? अगर आप एक ठीक है, अगर आप एक फ़िश को ही उससे उठा के कहीं और ले जाते हो, दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाते हो, तो उसका रहना मुश्किल हो जाता है, उसके सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो उससे भी एक कहीं ना कहीं जो ये स्पीशीज़ है उसकी डाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो नेचर जो प्राकृतिक जिस तरह से बना हुआ उसको वहीं पर रहना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, ओके। और अगर फिर भी अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएँ, कोई नई जगह पे ले जाएँ जहाँ पर उसका एनवायरनमेंट नहीं है पहले की तरह, उसलिए उसको बोलते हैं एलियन बोलते हैं, ठीक है। एलियन मतलब एक ऐसा चीज़ जो नया इंट्रोड्यूस हो। अगर हम बात करें एलियन, हम अगर जब भी आप बात करें तो अपने कार्टून्स में देखोगे एलियन होता है, एलियन दूसरे हमको मतलब दूसरे प्लानट से आया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारी तरह नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल अलग सा होता है। जैसे अगर आप बात करें, अगर आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, ठीक है, उसमें जब जादू आता है तो ऑब्वियसली जादू को हम एलियन के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारी तरह नहीं दिखता, उसमें पावर्स होती हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम पर्टिकुलर एक जगह से स्पीशीज़ दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जहाँ पर उसका एनवायरनमेंट नहीं है वैसा, उसको एलियन ही बोलेंगे। सो एलियन का मतलब ये नहीं होता कि जो दूसरे ग्रह से है। एलियन का मतलब एक ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसी चीज़ जो कि अननोन हो, ओके, बिल्कुल अननोन हो, ओके। तो इस तरह से देखा जा सकता है, अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को दूसरी जगह पे आप जाके इंपोर्ट करते हो, दूसरी जगह पे ले जाते हो, सो वो ऑब्वियसली उस जगह पे टिक नहीं पाएगी, उस जगह पे उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, उससे जो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एक बार वापस से एक इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या जरूरत पड़ी? वाई बायोडाइवर्सिटी सो इंपॉर्टेंट? वाई शुड वी केयर अबाउट इट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, मे बी विद ले पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वेरियस रोल्स इट प्लेज इन अवर लाइफ, बट सर्टेनली दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अंडरलाइन द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि जिससे हमको पता बायोडाइवर्सिटी की नीड पता लगती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल यूजेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पेशली as we have no way of knowing and predicting that we will be use of in future. Biodiversity is essential to maintain the earth's life supported system that enable the biosphere to support human life. Okay, human life की सपोर्ट के लिए अर्थ की लाइफ को आगे और बढ़ाने के लिए, अर्थ जिस तरह से चल रही है, अभी हमने देखा कि 1.3 बिलियन या 1.3 बिलियन ईयर एगो की अर्थ है, वो तब से बनी है, और उसको और आगे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाने के लिए, अर्थ की लाइफ को बढ़ाने के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी जरूरी है, क्योंकि अगर जो सारी जो एक्टिविटीज़ है, जिस तरह से नेचर है, जिस तरह से इकोसिस्टम होगा, उसी तरह से चलता रहा, ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कुछ चेंजेस आए, इस पर इफेक्ट पड़ा, तो इससे अर्थ और ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। It is ethically important to maintain all the Earth's biological diversity, including all the other current existing life forms. Biological diversity has to be conserved at all levels, comprising genes, species, and ecosystem. The greater the number of individuals of species and number of different populations of the species conserved, the greater will be biological diversity conserved. ठीक है, सो जितने ज़्यादा हम जो बायोलॉजी के जो स्पीशीज़ है, उनकी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी जीन्स हैं, या फिर जो उनकी स्पीशीज़ है, ओके, या जो उनके इकोसिस्टम है, उनको कंजर्व करेंगे, तो उतना ही हम जो है अर्थ को कंजर्व कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व कर रहे हैं। सो हमारा फोकस मेन है जीन्स को कंजर्व करना होना चाहिए, स्पीशीज को कंजर्व और कोई इकोसिस्टम को कंजर्व करना होना चाहिए, जो बाकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप कंजर्व हो जाएगी। मेंटेनिंग हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर दैट इंडिविजुअल स्पीशीज आर मोर अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड चेंजेस कंडीशंस एंड आर thus less vulnerable to extinction. Wide ecosystem diversity will ensure that more species have living conditions vital for their survival, while wide species diversity will ensure that ecosystems are more stable in long term. तो चलो, ये तो आपने से बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि क्यों हमको बायोडाइवर्सिटी करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है किस तरह से कर सकते हैं। कंजर्वेशन नीड्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। कंजर्वेशन को करने के लिए हमको बड़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी चाहिए। दे कैन बी स्पीशीज बेस्ड और हैबिटेट बेस्ड और इकोसिस्टम बेस्ड। मैंने आपको पहले बताया कि स्पीशीज़ पर्टिकुलर होनी है, किसी भी अगर हम बात करें तो
बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले स्पीशीज़ की कंजर्वेशन करनी चाहिए या स्पीशीज़ बेस होनी या हैबिटेट होना चाहिए, क्योंकि हम देखा कि किस तरह से जो रेगुलर एक्टिविटीज़ की वजह से हैबिटेट लॉस, और हैबिटेट लॉस नहीं होगा तो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो बचेगी। ठीक है, अगर हम स्पीशीज़ को बचेंगे तभी बचेगी, या फिर इकोसिस्टम, अगर हम उनका जो इकोसिस्टम है उसको तबाह नहीं करें, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको ज़्यादा उसके साथ इंटरफेयर नहीं करें, तभी हम जो है वो इकोसिस्टम को, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बचा सकते हैं। सम स्पीशीज़ आर गिवन इंपॉर्टेंस एट नेशनल लेवल वाइल सम नीड ट्रीटमेंट एट इंटरनेशनल लेवल। मोस्ट ऑफ कंजर्वेशन इज डन एट इन सिटू एंड एक्स सिटू कंडीशंस। ओके, सो कुछ कुछ ऐसे बड़े ज़्यादा स्पीशीज़ है जिनको नेशनल लेवल के पे इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ इतने हैं कि वो इतने ज़्यादा एंडेंजर्ड, इतने ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनके लिए प्रोग्राम्स, उनके लिए स्कीम चला रही है उनकी कंजर्वेशन के लिए। ओके, हम देखते हैं अभी आगे जाके, तो देखते हैं कि इंस्टीट्यू कंजर्वेशन क्या होता है। इंस्टीट्यू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब ऑन द स्पॉट, जिस जगह पे वहाँ पर ही। इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, either by protecting or cleaning up the habitat itself, by defending the species from predator. The benefit of in situ conservation is that it maintains recovering population in surrounding where they have developed their distinctive property। ऐसा जो भी स्पीशीज है पर्टिकुलर, अगर वो खत्म होने की कगार पे है, एंडेंजर्ड उसको बोलते हैं, मतलब जो लास्ट अब उसके कुछ कुछ ही उस स्पीशीज के कुछ कुछ ही बचे हैं। जैसे कि अगर आप बात करो वाइट टाइगर हो गया या फिर राइनोसोर हो गया, ये एक सींग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वन हॉर्न राइडर। ओके, वो हो गया। अब उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम बच के हैं। ठीक है, उसको उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई प्रेडेटर है उसको उनको उन पर अटैक ना कर दे। ओके, और किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनको इफेक्ट ना पड़ जाए, इसलिए उनको एक पर्टिकुलर एरिया में कंजर्व कर दिया जाता है। एक उनकी बाउंड्री बना दी जाए जिस स्पीशीज में वो, जिस एरिया में वो रहते हैं, विदाउट उनके जो नेचुरल इन्वायरमेंट है तो उसको डिस्टर्ब किए हुए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। दिस इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आल्सो sufficiently large reserves are maintained by the enable to target species to exist large number, and the population size must be sufficient to enable necessary genetic diversity to survive within the population। अच्छा, एक्स ये तो ही है इन सिचु कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिचु कंजर्वेशन को जो खासकर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उसी में इन सिचु कंजर्वेशन उसको बोल सकते हो। बट एक्स सिचु कंजर्वेशन क्या होती है? एक्स सिचु कंजर्वेशन मींस लिटरली ऑफ साइड कंजर्वेशन, मतलब एक उसको कंजर्वेशन के बाहर रख लेना, मतलब आपको उसके लिए कोई बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में पढ़ते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर एक स्पीशीज को रखा जाता है तो उसको बचाने के लिए, बट एक्स कंजर्वेशन में हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑफ साइड कंजर्वेशन होती है ये। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल बाई रिमूविंग इट फ्रॉम एन अनसेफ और अनथ्रेटेड हैबिटेट बाय एंड प्लेसिंग इट और पार्ट ऑफ इट अंडर द केयर ऑफ ह्यूमंस। व्हाइल एक्स कंजर्वेशन इज comprised of some of the oldest and the best known conservation methods known to human. It also involve newer समटाइम्स कंट्रोवर्शियल लेबोरेटरी मेथड्स। अच्छा, सो ये सॉरी ये एक्सेस टू ओके, सो एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को एक ऐसी जगह से उठा के दूसरी ऐसी जगह पे रख देते हैं, कैसे इन्वायरमेंट रख देते हैं जहाँ पर वो सेफ हो। ठीक है, जहाँ पर वो फर्स्ट अनसेफ थे, ठीक है, कहीं ना कहीं और भी एक्टिविटीज़ है, इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ या फिर आप बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर प्रेडेटर एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं बड़ी ज़्यादा उनकी जो लाइफ को खतरा है, ठीक है, वहाँ से उनको मूव करके एक ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर उनको ह्यूमन की केयर में रखा जाता है, ह्यूमन की देखभाल में रखा जाता है। ओके ओके, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन को अच्छे से समझते हैं क्या है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन डील्स विद मेंटेनिंग स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट व्हिच इज बिलीव्ड इन इज टू बी द बेस्ट वे ऑफ मेंटेन द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आल्सो अलाउज नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस बाय कंटिन्यूइंग फॉर द स्पीशीज टू कीप इन अडॉप्टिंग एंड हाउएवर दिस नीड्स टू गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड कंट्रोल लैंड यूज टू इंश्योर सक्सेसिव कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव। द प्रोटेक्टेड एरियाज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज particularly threatened species by ensuring conservation of habitat। अच्छा, सो इन सिचु कंजर्वेशन एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट में रखती है। ओके, उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट में रखेगी, मतलब एक ऐसा एरिया, अब ये इतना सारा एरिया जो है वो गवर्नमेंट अपने अंडर कर लेगी और इसमें बताएगी कि आज से जो ये एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें मतलब किसी भी ह्यूमन की जो है एंट्री नहीं की जाएगी एक्सक्लूडिंग जो है स्पेशलिस्ट हैं या फिर जिनके पास गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है उन पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है जो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर उनको यहाँ पर लाया जाएगा। ओके, उनको अपना इन्वायरमेंट बना दिया जाएगा। कोई बर्ड है तो उसको एक जैसे यहाँ पर जहाँ पेड़ शेड लगाएगा, जैसे जंगल जगह बनाएगा, उसको वहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, अब वो वर्ड यहाँ पर रहेगा, उसके साथ जो उसकी सेम स्पीशीज है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ रहेगा। सो इसको यहाँ से वहाँ के जो दूसरे प्रेडेटर्स उनके साथ उनसे थोड़ा बचाव है, उनसे इतना खतरा नहीं है, उससे क्या होगा, उससे उसकी डेवलपमेंट होगी, उससे जो और स्पीशीज़ की बढ़ेगी। ठीक है, और स्पीशीज होते जाएंगे और कहीं ना कहीं ये फिर वापस अपनी जो सेम लेवल है जिस लेवल की पहले थी वो पाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे इन सिचुएशन में एक प्रोटेक्टेड इन सिचुएशन कंजर्वेशन इतना समझना कि आप एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ होता है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होता है, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर ही सर्वाइवल। ओके, सो इन सिचु कंजर्वेशन में हमको नेशनल पार्क और सेंचुरी देखने को मिलती है। नेचुरल मोस्ट नेशनल पार्क्स आर एरियाज ऑफ लैंड दैट हैव ग्रेट नेचुरल ब्यूटी विच आर सेट ऑफ साइड एंड प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक नेशनल पार्क एक ऐसी पर्टिकुलर जगह होती है जो कि कहीं ना कहीं नेचुरली बहुत अच्छी जगह पर होती है, उनको एक जहाँ पर जो स्पीशीज़ होती है उनको एक अच्छी वाइब्स मिलती हैं, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है उनके सर्वाइवल के लिए। ओके, इन नेशनल पार्क पीपल आर अलाउड
allowed to enjoy the scenery and wildlife, but visitor management is often required to reduce conflict between रिक्रिएशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, सो बट नेशनल पार्क में जो है उनको वहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं, जो लोग होते हैं, वहाँ पर जा सकते हो आप, लेकिन विद प्रिकॉशंस। और जो विजिटर मैनेजमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो दूसरी उधर स्पीशीज़ है उनको उससे अफेक्ट ना पड़े। ओके ओके, सो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज वेदांथल बर्ड सेंचुरी नियर मद्रास, सेटअप इन 1878। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अभी तक आपने नोट कर दिया होगा मेरे बिना बोले। सो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी इंडिया की, वो कहाँ पर थी? वेदांता बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर? मद्रास में। कब बनी थी? 1878 में। विच मेयरली फॉर्मलाइज द ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाई विलेजर्स फॉर pelicans, herons and other birds breeding at Vedantal. ठीक है, another such sanctuary was set up at Ranganathu near Mysore in 1942. As in 2018, India has 103 national park and 536 wildlife sanctuaries and 18 biosphere reserves. ठीक है, सो ये आपको ये डेटा याद रखना है। 2018 की बात कर रहा है। ओके, 2018 में जो इंडिया के पास 103 नेशनल पार्क्स थे, ओके, 536 जो है वो क्या थे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, और 18 जो थे बायोस्फीयर रिजर्व्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में भी रहता है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है इसमें। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन वेबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। टाइगर का बहुत ज़्यादा लेवल पर शिकार किया जाता था, इसलिए इसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 1973 को मुहिम स्कीम चलाई गई। ठीक है, जिससे कि आप टाइगर्स को प्रोटेक्शन कर सको। ओके, the main objective of scheme is to ensure the viable population of tiger in India for scientific, economic and cultural ecological values, and to preserve area biological importance and natural heritage for the benefits and education of and enjoyment of people. ठीक है, सो इसका स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था बेसिकली कि जो इनकी जो लिमिटेड है, जितनी इनकी ज़रूरत है उतनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ी रही। और ओके, initially, the project started with 9 tiger reserves covering an area of 16,339 square kilometer with population of 268 tigers. Okay, so जब ये स्टार्ट हुआ था तब 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि आपको 16,000 और 339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। और फर्स्ट जब हमने टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था वो लॉन्च किया था, तब कितने टाइगर्स के साथ शुरुआत की थी? तब उन्होंने 268 टाइगर्स के साथ शुरुआत की थी। ओके, उस टाइम की बात की, उस टाइम कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व्स थे। एट प्रेजेंट देयर आर 27 टाइगर रिजर्व, और आज के टाइम पे कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 27 टाइगर रिजर्व्स हैं, कवरिंग एरिया ऑफ 37,761 स्क्वायर किलोमीटर। उस टाइम कितने थे? उस टाइम थे 16,339 किलो स्क्वायर किलोमीटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2967 आज के टाइम पे इतनी पॉपुलेशन है टाइगर्स की। लेकिन हम जब बात करें जो प्रोजेक्ट टाइगर्स लाया था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम कितने टाइगर्स थे? उस टाइम सिर्फ 268 टाइगर्स थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से टाइगर्स की जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं टाइगर। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, आप सोच सकते हो क्रोकोडाइल की भी कंजर्वेशन जरूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी अपना रोल निभाता है। ऑब्वियसली मगरमच्छ, इन सिचु कंजर्वेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव बीन फोर्टिफाइड थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन 1967। ओके, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोडक्ट ना कब स्टार्टिंग किया था? 1976 में। ओके, टू सेव द 3 एंडेंजर्ड क्रोकोडाइलियन स्पीशीज। ओके, कौन कौन सी 3 थी? द फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घारियल। ठीक है ना, क्रोकोडाइल्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और घारियल्स। Thousands of crocodiles of these 3 species have been reared at 16 centers, and several of these have been released into the wild. 11 sanctuaries have been declared especially for crocodile protection, including the National Chambal Sanctuary in the Madhya Pradesh. Okay, so ये देखो यहाँ से एक और MCQ मिल जाता है। नेशनल चंबल सेंचुरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो मध्य प्रदेश में। किसके लिए लोकेटेड है? क्रोकोडाइल के लिए। द endangered white winged wood duck was also bred in captivity and released into protected areas of the northeast and into British कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स। ओके, वुड डकर के बाद में आपने बात सुनाई जो वैसे जो पेड़ों पे चोंच मारता है आपने। ठीक है, एक ऐसे चिड़िया होती है, ठीक है, जो कि मतलब पेड़ों पे चोंच मारती है, मतलब तो वुड डकर बोलते हैं उसको। ओके, सो उसकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट की गई। सो अभी आपको मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स पे ध्यान देना। ठीक है, सो मैं जो 1976 में चला। ओके, उसके पास 16 सेंटर्स थे। उसके बाद में उसको नेशनल चंबल सेंचुरी एट मध्य प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर वापस से देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा कि टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? ऑब्वियसली 18 है। इंपॉर्टेंस ऑफ बफर जोन इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बताया आपको। सो जैसे कि हमने एक्स सिचु कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लिया है। एक ऐसी कंजर्वेशन होती है जो कि सबसे पुरानी और ह्यूमन की जो आज तक का जो बेस्ट मेथड है वो उसमें ये बताया जाता है, जिसमें कि हमको बिल्कुल न्यू और कभी कभी तो कंट्रोवर्शियल लेबोरेटरी मेथड्स
देखने को मिलते हैं। एक्स कंजर्वेशन जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, लिमिटेशन मतलब कुछ कमियां भी हैं फॉर एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए। ओके, क्योंकि इसमें हमको अडाप्टेशन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लॉस जेनेटिक लॉस को देखने को मिलता है, क्योंकि इन ब्रीडिंग होती है, ठीक है। और एक स्मॉल प्लेस पे कंसंट्रेशन, मतलब एक छोटी, अब क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रजाति को बचाना है, सो उसको एक जगह पे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। सो अगर उसको एक जगह पे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ को जाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर उसकी जो इन्वायरमेंट से अच्छी इंट्रैक्शन नहीं होगी, सो उससे क्या होगा, उससे वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे रह जाएगा और उससे उसकी जो है जेनेटिक लॉस हो जाएगा। ओके, बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं? टुगेदर वर्ल्ड्स 1500 बोटानिकल गार्डन्स, आर्बिटोरिया एंड नेशनल प्लांट कलेक्शंस मेंटेन द लार्जेस्ट array of plant diversity outside the nature, and they have major it often overlooked potential as resources centers for conservation, education and development. If the infrastructure and technical facilities are the most of these institution can be strengthened, they can conserve ex situ stocks of the most of the world's endangered plant species. Already individuals of an estimated 12,000 to 15,000 threatened species are being cultivated in botanical garden एंड आर्बिटोरिया, ठीक है। सो बोटेनिकल गार्डन में कहीं ना कहीं एक्स सिटी कंजर्वेशन में अपना रोल निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ल्ड के 12,000 से 15,000 जो स्पीशीज़ है प्लांट्स की, वहाँ पर यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन्स में पाई जाती है। सॉरी, 1500 बोटानिकल गार्डन्स। ये भी आपने याद रखना है कि वर्ल्ड में कितने हैं बोटानिकल गार्डन्स है, 1500 बोटानिकल गार्डन्स है। ओके, जहाँ पर जो है 12 से 15,000 जो है प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि एक्स सिटी कंजर्वेशन। अब मैंने आपको क्या बताया, इन सिटी कंजर्वेशन जो ह्यूमन की नीड में है, ह्यूमन की ग्रोथ में है, ह्यूमन की देखरेख में है, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है ताकि वहाँ पर। लेकिन एक्स सिटी कंजर्वेशन एक ऐसा पर्टिकुलर कैसा लैंड बेस हो गया जहाँ पर ह्यूमन की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। अब ये बोटानिकल गार्डन में ह्यूमन जो सब्जियाँ वगैरह या फिर घास उगाने नहीं जाता, वो नेचुरल उगता है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया पड़ा होता है, ठीक है। सो जहाँ पर वो चीज़ें उगाई जाती हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट में रहती है, वो अलग बात है। इतनी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इन सिचुएशन इतनी नहीं होती। अब आगे जाके हम इंस्टीट्यूट और एक्सिट्यूट के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा इतना कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ये देख सकते हैं आप, बोटेनिकल गार्डन एक्सिट्यूट कंजर्वेशन, ये सो बोटेनिकल गार्डन इस तरह से अपना रोल निभाता है एक्स सिचु कंजर्वेशन मैच। और एक्स सिचु में कंजर्वेशन में और कौन अपना रोल निभाता है? जूलॉजिकल पार्क्स निभाते हैं। द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स इन द मॉडर्न टाइम्स इज टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ लाइफ, मीनिंग्स स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड द लिविंग अर्थ। दीज जूलॉजिकल पार्क्स आर नो मेयर पिकनिक स्पॉट्स, दे आर नाउ सेंटर ऑफ एक्स सिचु वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ओके, सो सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहले जो लोग यहाँ घूमने भी जाया कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये पिकनिक स्पॉट जो है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम के लिए है। और जो ह्यूमन की जो रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, ह्यूमन का जो रिलेशन है वाइल्ड लाइफ के साथ, उसको बढ़ाने के लिए, उसका जो बीच का बॉन्ड है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि ह्यूमन यहाँ पर जाए और जो यहाँ की प्रजातियाँ हैं, जो यहाँ पर जानवर, उनके बारे में सीखे और उनके साथ और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उनके बारे में ज़्यादा जाने और उससे अपना बॉन्ड बना सके। ओके, सो मेन यही पर्पस है जियोलॉजिकल पार्क को बनाने का, जिनको जियोलॉजिकल पार्क को जू भी बोलते हैं। ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जूज हैज स्टार्टेड सम 200 years ago with the creation of first public zoo. Since then every part of world has develop their own zoological park with great diversity, such as an aquarium, bird park, private zoos, and safari parks. The World Zoo Conservation Strategy concludes that the evolution of zoo should continue to help the conservation of wildlife. There are several species of wildlife which would have been existed today except for the efforts of zoo and animal. तो zoo में जो zoo उसके बाद वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के दौरान ये पता लगा कि जो जू है वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करते हैं, जो या फिर जो दूसरे स्पीशीज़ है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जू बनाया जाए और लोगों को स्पीशीज़ और जूस के बारे में बताया जाए, जिससे ह्यूमन और एनिमल जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में उन दोनों का जो बॉन्ड है वो अच्छे से बना रहे और इंट्रैक्शन होते रहे, और ह्यूमन जो है इनके बारे में, जो प्लांट्स और एनिमल्स इनके बारे में सीखे और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना रोल निभाए आगे। ओके, एंड फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा? सीड बैंक। ठीक है, सीड बैंक क्या होता है देखते हैं। ये भी एक्चुअली एक्ट टू कंजर्वेशन का एक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है, एक टेक्नोलॉजी कैसे द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट जर्म प्लाज्म इन सीड बैंक्स, और इसको जीन बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। सीड्स हैव अ नेचुरल dormancy feature which allows for their suspended preservation for long periods of time with little damage provided the conditions are favorable. Banking dormant seeds enables to keep genetically representative samples of rare and endangered plant species as kind of genetic insurance. सीड स्टोरिंग क्या होता है? स्टोरिंग जर्म प्लाज्म इन द सीड बैंक्स इज बोथ इनएक्सपेंसिव एंड स्पेस एफिशिएंट. इट अलाउज प्रिजर्वेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन विद लिटिल genetic erosion. Seed banks also offer good sources of plant material for biological researches and avoid disturbance of damage of natural population. फाइनली अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिजर्व्स. ठीक है, नेचुरल रिजर्व्स क्या होते हैं? Natural reserves are important area for the conservation of biodiversity.
ओके, ऑब्वियसली हमने जो चीज़ पढ़ा वो सभी इंपॉर्टेंट है, बट उसी के साथ साथ जो नेचुरल रिजर्व्स हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। द ग्रोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दीज एरियाज आर रिसोर्सफुल एंड यूजफुल मीन्स टू डील विद बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड हेल्प इन बफरिंग सोसाइटी विद फ्रॉम क्लाइमेटिक इफेक्ट एंड मेंटेन द क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज एज द सोसाइटी। ओके, सो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और जो हमारी एक्टिविटीज़ की सोसाइटी की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट प्रभावित हुआ है, जो हमारा इकोलॉजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा इकोसिस्टम जो है हमारी एक्टिविटी की वजह से प्रभावित हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमारे से रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी कमी हो गई है, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो जहद का सामना करना पड़ता है। उसी के कंपेरिजन में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर वो सारे यूजफुल रिसोर्सेज उनको अवेलेबल कराए जाते हैं, या फिर उनको यूजफुल जो उनके सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें हैं और वो वहाँ पर उनको वो रिसोर्सेज मिलते हैं, जो कि उनके बायोडाइवर्सिटी, जो कि मतलब उस स्पीशीज़ को, पर्टिकुलर स्पीशीज़ को जो उसको चाहिए वो उसको एक्सटिंक्ट बनाने से, उसको खत्म करने से रोकता है। बायोस्फीयर रिजर्व होते कि यहाँ देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स बायोस्फीयर। सो ह्यूमन और उसके बायोस्फीयर के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच एक बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो रहे हैं, इसलिए उनको स्पीशीज़ को बचाया जाता है। ओके, सो उन स्पीशीज़ को बचाते उनके साथ इस प्रोसेस में जो इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर सिर्फ जो है स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया रख सकते हैं, ओके, उस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपने वापस समझाता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर स्पीशीज़ को और उनकी जो प्रजातियाँ हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक एरिया ऐसा बनाया जाता है, ओके, जहाँ पर उनको रखा जाए। द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इनिशिएटेड अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर, इसको MA भी बोलते हैं, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को इन 1971। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के रिलेटेड जो उन्होंने बोला कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो ह्यूमन और बायोस्फीयर के बीच है, तो कौन है, मैप बोलते हैं उसको, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को इन 1971। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू कंजर्व रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम एज opposed to an only species or habitat conservation. It provides in situ conservation under natural conditions. Okay, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो कौन सी कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन को प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यू कंजर्वेशन हमको पहले से पता कि क्या इंस्टीट्यू कंजर्वेशन होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर एक एरिया में प्रोटेक्ट किया जाता है विद इन द टेक केयर ऑफ ह्यूमन। द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू कंजर्व इंस्टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद इट्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसका पर्पस यही है कि जो भी स्पीशीज़ है विद उनके जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ उनको कंजर्व करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सटेंट होती जा रही है, इसीलिए। सो ये देख सकते हैं आप, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश इन 1979। देखो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। दुनिया का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कब बनाया गया था, 1979 में, ओके। Since the network of biosphere reserve has increased to 425 in 95 countries of the world, maybe 2013 maybe man and biosphere, okay. Presently there are 18 disintegrated biosphere reserve in India. India's first biosphere reserve was the Nilgiri biosphere reserve. इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो कब एस्टैब्लिश किया गया था, वो किया गया था 1979 में। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वेटलैंड। वेटलैंड भी एक अपनी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बताया, बट इनको कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर इनको पर्टिकुलर लैंड के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिससे इनकी कमी होती जा रही है, और इससे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कैसे पड़ रहा है अभी आपको पता लगी होगी, क्योंकि वेटलैंड्स को लैंड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ह्यूमन के लिए, और उससे अगर उससे क्या होगा, वेटलैंड का कन्वर्ट कर देते जो यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। इंडियाज वेटलैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड एरिड जोन ऑफ लद्दाख टू द वेट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इम्फल, the warm arid zone of Rajasthan to tropical monsoon central India and the wet humid zone of the super peninsula। उसको यहाँ पर ऐसे बताया गया कि जो इंडिया वेटलैंड्स है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पर्टिकुलर जगह से, कोल्ड से लेकर वार्म तक, ओके। राजस्थान से लेकर सेंट्रल जहाँ पर मानसूनिक वो है, ओके। उसके बाद यहाँ से लेकर साउदर्न पेनिसुला तक। वैसे मैंने आपको पेनिसुला बताया जो एक ऐसा एरिया जो टेरिटरी जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हो। तो यहाँ से यहाँ पर जो है इंडिया के जो वेटलैंड की जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब कि कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो यहाँ पर बताया गया हुआ है, यहाँ पर पाए जाते हैं, देख सकते हो वेटलैंड। यहाँ पर एक वापस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वेटलैंड्स के बारे में, ठीक है। हमने पहले बताया वेटलैंड्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। टू वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया विच फाउंड प्लेस इन फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड एट रामसर इन ईरान फरवरी 1971। इतना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव बनता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ पर हुई थी वेटलैंड्स की, वो हुई थी ईरान में कहाँ पर हुई थी, रामसर में। कब हुई थी, 1971 में, ओके। सो वहाँ पर बताया गया कि इंडिया के 2 वेटलैंड्स कौन से थे। वेटलैंड्स का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर लेक ही बताया हुआ है, ठीक है, लेक। सो कंफ्यूज नहीं होना है।
सो वो कौन कौन सी दो दो वेटलैंड्स है? फर्स्ट है चिल्का लेक, जो कि चिल्का एंड सेकंड है भरतपुर। ओके, करंटली देयर आर 26 रामसर साइट्स इन इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेटलैंड। तो आज फर्स्ट जो कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स की वर्ल्ड में, वो फर्स्ट में कहाँ पर थी? ईरान रामसर में हुई थी। आज के टाइम पे 26, उस टाइम जो फर्स्ट थी उस टाइम 2 थे, लेकिन आज के टाइम पे 26 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। ओके, इसी के साथ आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आई होप कि आपको सब कुछ ना कुछ समझाया होगा और आपने कुछ ना कुछ पक्का यहाँ से जो है नया सीखा होगा। आई होप इसी के साथ आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और थैंक यू मेरे साथ जुड़े होने के लिए, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।